हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सबको राधे राधे, सबको गुड इवनिंग। आप लोग प्लीज काइंडली आप लोग बैठ के हमारे साथ आज एमसीक्यू सॉल्व करोगे, बिकॉज आज मैं आप सबको बीए बीएससी बीकॉम एईसी इंग्लिश का 500 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं। हर एक चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू है हमारा मैथ का, उतना एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 500 ठो एमसीक्यू आज हमारे साथ बैठ के सॉल्व कर लो। रात को 11 बजे के करीब करीब मैं एमसीक्यू पूछूंगा, आके उसका जवाब दे दो और 50 में से 50 लेके आ जाओ। तो सबसे पहले तो ये वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो ना बेटा, बहुत गलत कर रहे हो। सबको ये लाइक करेगा क्योंकि आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक। नहीं नहीं, मुझे 500 लाइक चाहिए ही चाहिए। आप बच्चों से इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं कि 500 लाइक कम से कम चाहिए बेटा। और एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर हम रेडी हैं। एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, हाँ सर हम रेडी है 500 एमसीक्यू को क्रैक करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं एईसी इंग्लिश का एमसीक्यूज का डिस्कशन। आप लोग भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना। आप लोग भी आंसर्स देते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? रेडी करें क्या? जल्दी बोलो, रेडी करें क्या? हाँ सर रेडी कीजिए। तो सबसे पहले अपने लोग प्रोस करेंगे। देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया ऑन डूइंग नथिंग है क्या चैप्टर? नहीं, ऑन डूइंग नथिंग नहीं है सिलेबस में ऑन डूइंग नथिंग आपके नहीं है। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने लोग प्रोस वाला करेंगे एमसीक्यू। उसके बाद अपने लोग पोयम वाला एमसीक्यू पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला एमसीक्यू का डिस्कशन हम लोग करेंगे द बॉस केम टू डिनर का। चलिए आइए देखिए। इन विच लैंग्वेज वॉज द बॉस केम टू डिनर ओरिजिनली रिटन बाई भीषम सहानी? मतलब भीषम सहानी ने कौन सा लैंग्वेज में द बॉस केम टू डिनर को लिखा गया था? हिंदी में। हिंदी में लिखा गया था, ठीक है। हिंदी में ये कहानी को सबसे पहले पहले लिखा गया था। फिर लिखा है कि भीषम सहानी स्टोरी बॉस केम टू डिनर इज ऑफन रिगार्डेड एज ए क्रिटिक ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल एटीट्यूड्स। तो कॉलोनियल एटीट्यूड्स का मतलब कि अमेरिकन या फॉरेन लोगों को जो एटीट्यूड्स है वही लोग तो हम लोग अपना लिए ना। आजकल देखो, आजकल हम लोग ये परदेसी बन गए। आजकल हम लोग बाहरी वाले का ही तो एटीट्यूड अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड, ठीक है। एंड फिर दिया हुआ है कि द स्टोरी द बॉस केम टू डिनर प्राइमरली रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम्स एसोसिएटेड विद सोशल हियरार्की एंड जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वाले स्टोरी में हम लोगों को जनरेशन वाइज गैप दिखाया है कि जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से लोग सोचते हैं। आजकल का जनरेशन पुराने जनरेशन को एकदम पत्ता नहीं देती है। श्यामनाथ अपनी मम्मी को एकदम पत्ता नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी पुराने जनरेशन की है। मतलब जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये बताया गया है इस कहानी में हम लोगों को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भीषम सहानी वॉज ऑल्सो नोन एज फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटीज। तो भीषम सहानी का बहुत सारा ऐसा ऐसा स्टोरी है। इंडियन फैमिलीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इंडियन सोसाइटीज में जो स्ट्रगल्स होते रहते हैं, उसके बारे में ये कहानी लिखते रहते हैं। तो भीषम सहानी वेल नोन है अपना पोर्ट्रेयल के लिए, जो कि वो ऐसे ऐसे कहानी लिखते रहते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि द बॉस केम टू डिनर वाज पब्लिश्ड इन विच पीरियड? तो बॉस केम फॉर डिनर कौन से पीरियड में पब्लिश हुआ था? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पब्लिश हुआ था। जब इंडिया आजाद हो गई थी उसके बाद पब्लिश हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिश हुआ है ये कहानी, ओके। फिर भीषम सहानीज वर्क ऑफन एक्सप्लोर क्लास एंड कल्चरल टेंशंस इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। कि आजकल के जमाने में क्या क्या टेंशन्स है, आजकल के जमाने में क्या क्या स्ट्रगल्स है, वो यही काम करते हैं। वो स्टोरीज लिखते हैं। इसी के रिलेटेड स्टोरीज लिखते हैं कि आजकल के जमाने में क्या क्या स्ट्रगल है। फिर देखो, फिर दिया हुआ है कि द बॉस केम टू डिनर द कैरेक्टर ऑफ द बॉस सिंबलाइजेस। तो बॉस का कैरेक्टर कैसा था? बॉस फॉरेन था। बॉस फॉरेन मिजाज का था। नमस्ते आंटी। बॉस क्या था? बॉस एकदम फॉरेन था, ठीक है। Number 8. Bhisam Sahani's perspective on societal issues was shaped by his experience with partitions and post-colonial India. आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस विद पार्टीशंस एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। फिर 9 देखिए। 9 बोला है द स्टोरी टाइटल द बॉस केम टू डिनर हिंट्स ए क्लैश बिटवीन, ठीक है। तो ये जो द बॉस केम टू डिनर किसके किसके बीच में क्लैश क्लैश दिखा रहा है? किसके किसके बीच में क्लैश दिखा रहा है?
यहाँ पे दिखा रहा है कि डोमेस्टिक हार्मोनी एंड फॉरेन एक्सपेक्टेशंस कि द मतलब बॉस आए हैं, बॉस फॉरेन है, तो अपना इंडियन कल्चर को नहीं नहीं समझेंगे, वो आएंगे तो क्या कहेंगे, उसी चीज के बारे में बात किया गया है ना। तो 9 का हो जाएगा बी। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शामनाथ क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉस है, बॉस फॉरेन कल्चर के हैं, इंडियन कल्चर में आएंगे तो वो ये सब नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए तो अपनी माँ को दूर रखा था उसने। ठीक है। फिर फिर नंबर 10, साहनी वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज करियर। मतलब कि साहनी ये क्या थे, एक्टर थे और प्ले राइट करते थे, एक्टर भी थे और प्ले राइटिंग भी करते थे। ठीक है। साहनी क्या करते थे, भीषम भीषम साहनी राइटर क्या करते थे, एक्टर भी थे और प्ले राइटिंग भी करते थे। ठीक है। फिर दिया हुआ 11 में, द बॉस केम टू डिनर वॉज पार्ट ऑफ विच जेनर द साहनी इज बेस्ट नोन फॉर, रियलिस्टिक फिक्शन। ठीक है। मतलब रियल में ऐसा होता है, रियलिस्टिक फिक्शन मतलब रियल में ऐसे ऐसे इंडियन फैमिलीज में होता है कि बॉस आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा अरेंजमेंट करूं। आप ही का अगर बॉस वॉस आए तो आप लोग बहुत सारा अरेंजमेंट करोगे ना, फॉरेन बॉस ऊपर से। ठीक है। तो ये क्या है, रियलिस्टिक फिक्शन। फिक्शन मतलब ऐसे ऐसे इंडियन फैमिलीज में रियलिस्टिक होती है। चलिए आई देखिए, भीषम भीषम साहनीज वर्क आर ऑफन एसोसिएटेड विथ लिटरली मूवमेंट। तो भीषम साहनी का जो काम है वो रियलिज्म पर बेस रहता है, मतलब रियलिस्टिक चीजें वो लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा रियल रियल चीजें जो इंडियन फैमिलीज में होती है वो सब चीजें लिखती है। ठीक है। फिर इसको नहीं पढ़ना है, जिसको उसको नहीं पढ़ना है ना उसको उसको हम क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए, इसको भी क्रॉस कर दिए हैं, इसको भी हम क्रॉस कर दिए हैं। देखो जिसको जिसको नहीं पढ़ना है उसको उसको क्रॉस कर दिए हैं। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, काइंडली आप लोग ये सेशन के बाद ये पीडीएफ वो टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है। फिर दिया हुआ है विच सोशल इश्यूज वो डज द कैरेक्टर ऑफ श्यामनाथ एम्बॉडी इन द स्टोरी, सो द ड्राइव फॉर द मटेरियल सक्सेस। मतलब श्यामनाथ को ना मटेरियल सक्सेस का चस्का लग गया था। श्यामनाथ थोड़ा सक्सेसफुल क्या हुआ, अपनी माँ को भूल गया यहाँ पे, उसको चस्का लग गया था अपने सक्सेस का, सक्सेसफुल होने का थोड़ा चस्का लग गया था उसको। ठीक है। फिर 18, भीषम साहनीज डिपिक्शंस ऑफ द मदर्स कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न इंडियन वैल्यूज, मॉडर्न इंडियन वैल्यूज। ठीक है। फिर इन सबको नहीं पढ़ना है, जो सबको नहीं पढ़ना है वो सब काट दिए हम, नहीं आएगा ये सब नहीं आएगा, मेरा ये गारंटी है। ठीक है। अब देखिए 21 से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन था, श्यामनाथ। ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन था, श्यामनाथ। ठीक है। फिर दिया हुआ है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द साहिब्स विजिट टू मिस्टर श्यामनाथ हाउस, मतलब वो जो बॉस थे वो श्यामनाथ के घर क्यों आ रहे थे। वो एक वो वो ट्रेडिशनल इंडियन डिनर को एंजॉय करने के लिए आ रहे थे। फॉरेन लोग तो इंडियन, वो तो फॉरेन थे ना, तो वो एक ट्रेडिशनल इंडियन वो डिनर को एंजॉय करने आ रहे थे। ठीक है। फिर 23, व्हाट इज मिस्टर श्यामनाथ प्रोफेशन, मिस्टर श्यामनाथ का प्रोफेशन कैसा था। वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो क्या थे, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। ठीक है। फिर हाउ डज द मदर इनिशियली रिएक्ट टू द गैदरिंग, तो उसकी जो मम्मी थी, श्यामनाथ की जो मदर थी, वो इनिशियली कैसे रिएक्ट की। वो मतलब वो घबरा वो एंसियस हो गई, वो मतलब एकदम ये हो गई, इन सब सारे गेस्ट के सामने मैं कैसे कैसे बोलूंगी, एंसियस हो गई, वो घबरा गई। सी फील एंसियस एंड आउट ऑफ प्लेस, वो सोचने लगी कि मैं दूर ही सही हूं और घबरा गई। ठीक है। व्हाट कॉसेस द मदर टू फॉल एस्लीप ड्यूरिंग द गैदरिंग, तो उसकी जो मदर थी वो सो क्यों गई, सामनाथ की जो मदर थी वो सो क्यों गई, क्योंकि वो थक गई थी, सी इज एग्जॉस्टेड, सी इज एग्जॉस्टेड, वो थक थक गई थी। ठीक है। हाउ डज मिस्टर श्यामनाथ फील, हाउ डज मिस्टर श्यामनाथ फील अबाउट हिज मदर्स बिहेवियर ड्यूरिंग द डिनर, ही इज एम्बैरेस्ड एंड एंग्री। उसकी मदर क्या थी, एम्बैरेस्ड हो गई थी और गुस्सा हो गई थी थोड़ी थोड़ी। ठीक है। मिस्टर श्यामनाथ। ठीक है। फिर व्हाट डज द साहिब थिंक ऑफ द इंडियन क्यूसिन, तो साहिब इंडियन क्यूसिन के बारे में क्या सोचते थे, ही लव्स इट, वो बहुत पसंद करते थे इंडियन क्यूसिन, मतलब इंडियन इंडियन खाना पीना रहना सहना उसको अच्छा लगता था। उसका जो बॉस था उसको इंडियन खाना पीना रहना सहना वो सब अच्छा लगता था। ठीक है। फिर दिया हुआ है हाउ डिड द साहिब्स वाइफ इंटरेक्ट विद अदर गेस्ट, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि बॉस का वाइफ का कैसा बिहेवियर था, तो बॉस का वाइफ भी जो था वो फ्रेंडली थी, इंगेजिंग थी। बॉस का जो वाइफ था वो भी फ्रेंडली थी, इंगेजिंग थी, वो भी इंजॉय कर रही थी। फिर व्हाट सॉन्ग डज ए मदर इवेंचुअली सिंग, मतलब कौन सा गाना वो गाने लगा, मतलब
ये फोक सॉन्ग भी हो सकता है इसका, एक वेडिंग सॉन्ग भी हो सकता है इसका। तो ये फोक सॉन्ग इज मतलब ये ज्यादा करेक्ट है, ये फोक सॉन्ग। आंसर आंसर हो जाएगा 29 का सी, ये फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग गाने के लिए गाया था। ठीक है। हाउ डू द गेस्ट रिएक्ट टू द मदर सिंगिंग? तो गेस्ट कैसे रिएक्ट कर रहे थे? वो जो गेस्ट थे, अचानक से माँ को गाना गाने के लिए बोल दिया, तो वो गेस्ट लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? तो दे लाफ एंड अपलाउड, मतलब वो बोले ओ आंटी जी वाह क्या गाना है, वैसे। तो दे लाफ एंड अपलाउड। ठीक है। फिर 31 का, व्हाट डज मिस्टर श्यामनाथ होप टू गेन फॉर इम्प्रेसिंग द साहेब? तो श्यामनाथ को क्या चाहिए था? प्रमोशन चाहिए था उसको, लालची था प्रमोशन के लिए, ए प्रमोशन एट वर्क। फिर हाउ डज द मदर फील अबाउट मेकिंग द फुल करी फॉर द साहेब? सी फील्स प्लेजर्ड एंड ओवरवेल्म्ड, मतलब उसकी जो मम्मी थी वो खुश हो गई। ठीक है। फिर व्हाट डज द साहिब आस्क अबाउट द मदर्स बैकग्राउंड? तो साहेब ने, मतलब कि बॉस ने, मदर के बैकग्राउंड के बारे में क्या पूछा? हर नॉलेज ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस, वैसे करके पूछा कि आपको क्या फोक सॉन्ग आता है आंटी जी? प्लीज मेरे लिए गा दोगे आप? प्लीज मेरे लिए गा दोगे आप? ठीक है। फिर फिर ये 34, हाउ डज द स्टोरी इलस्ट्रेट द थीम ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस थ्रू द फूड सर्व्ड? मतलब इंडिया में देखो, इस वाले स्टोरी में फूड सर्व्ड को लेके ही यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आया। इंडियन 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 खाना अलग होता है, फॉरेन खाना अलग होता है, इंडियन वो गाना अलग होता है, इंडिया का रहना सहना खाना पीना सब अलग होता है ना, थ्रू द फूड सर्व्ड। सब कुछ तो उसी को लेके था ना कि इंडियन 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 खाना में क्या डिफरेंस है, वही थ्रू द फूड सर्व्ड। ठीक है। फिर 35, व्हाट डज द मदर डू आफ्टर द गेस्ट लीव? मदर ने क्या किया जब गेस्ट वो चले गए घर से? जब गेस्ट चले गए तो मदर ने क्या किया? रो रही थी बेचारी, बेचारी रो रही थी। क्राइज इन हर रूम, क्राइज इन हर रूम। फिर व्हाट डज श्यामनाथ प्रॉमिस द साहेब रिगार्डिंग द फुल करी? फुल करी के बारे में श्यामनाथ ने अपने बॉस को क्या वादा किया? कि हम आपको अरेंज करवा देंगे, मेरी मम्मी आपके लिए एक फुल कड़ी बना देगी, चिंता मत कीजिए। तो दैट हिज मदर विल मेक इट, सी ऑप्शन हो जाएगा कि मेरी मेरी मम्मी आपके लिए फुल करी बना देगी, चिंता मत कीजिए आप। फिर 37, हाउ डज द साहिब रिस्पॉन्ड टू द मदर्स नर्वसनेस? जब जब उसकी मम्मी, जब सामनाथ की मम्मी जब एकदम वो नर्वस हो गई, तो साहिब कैसे करके रिस्पॉन्ड किया? उसको 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 जाके संभाला, ही रीएश्योर्स हर, उसको जाके बोला अरे आंटी जी कैसे हो, क्या हाल चाल है, उसको, उनको वो कंफर्टेबल किया। आप ये मत करो, अब घबराओ मत। फिर 38, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मदर्स टीयर एट द एंड इन द स्टोरी? तो ये जो मदर रो रही थी, इसका मतलब क्या है? कि दे इंडिकेट हर लोनलीनेस, उसकी उसकी मम्मी अकेली हो गई थी, उसकी मम्मी अकेली हो गई थी, सीधा सा बात है। फिर 39, व्हाट इज द श्यामनाथ एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज मदर्स डिजायर टू गो टू हरिद्वार? जब उसकी मम्मी ने श्यामनाथ को बोला कि बेटा तू मुझे हरिद्वार छोड़ दे, मैं तो तेरे पर बोझ बन गई हूँ, तू मुझे हरिद्वार छोड़ दे, तो श्यामनाथ कैसा रिएक्ट करता है? एंग्री हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, श्यामनाथ गुस्सा हो जाता है, ही इज एंग्री। व्हाट डज द स्टोरी अल्टीमेटली सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी? तो मतलब ये स्टोरी क्या बोलता है? ये स्टोरी बोलता है कि हमें हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, कि दे कैन कोएग्जिस्ट हार्मोसली। कि एक एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड भी सही है, एक तरह से पुराना जमाना भी सही है, तो दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है। फिर 41, हाउ डज द साहेब्स हाउ डज द साहेब्स डिमीनर चेंजेस थ्रू द डिनर? ही बिकम्स मोर रिलैक्स्ड एंड जॉवियल। ठीक है। अचानक से साहेब जो थे ना, वो ज्यादा रिलैक्स हो गए, वो घुल मिल गए, पूरा इंडियन कल्चर से वो घुल मिल गए। ठीक है। फिर 42 में दिया है, व्हाट इज द मदर्स रिलेशनशिप विथ हर सन्स लाइक? सपोर्टिव एंड लविंग, सपोर्टिंग एंड लविंग, मतलब हमेशा माँ अपने बेटे के लिए तो अच्छा ही सोचेगी, ठीक है, लेकिन उसका बेटा ही नालायक है, क्या बोले? माँ तो सपोर्ट ही करेगी ना, लव ही करेगी। इतना कुछ हुआ, लास्ट में उसका माँ फिर भी बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए फूल करी बना दूंगी। तो हमेशा माँ क्या करती है? सपोर्ट करती है, लव करती है, लेकिन बेटा ही कुपात्र निकलता है, क्या बोले? 43, हाउ डज मिस्टर श्यामनाथ फील अबाउट द सोशल स्टेटस? ही फील
इनसिक्योर, सामनाथ जो है वो इनसिक्योर फील कर रहा था, इनसिक्योर फील कर रहा था, ठीक है। व्हाट डज द मदर्स विश टू डू विद द रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब अब उसकी उसकी मम्मी क्या बोल रही थी, उसकी मम्मी बोल रही थी कि अब मुझे हरिद्वार छोड़ दो, हरिद्वार जाके मैं पूजा पाठ करूंगी और पूरा पूरा लाइफ उधर ही अब गुजारूंगी। स्पेंड इट इन मेडिटेशन, ठीक है। अब मैं जाऊंगी हरिद्वार और पूजा पाठ सब कुछ करूंगी, मुझे वहीं पे छोड़ दो, तो स्पेंड इट इन मेडिटेशन हो जाएगा इसका। 45, what do the guest reactions to the mother singing suggest about cultural expectations, तो जब गेस्ट गेस्ट क्या रिएक्ट किए जब जब माँ वो गा रही थी, तो गेस्ट क्या रिएक्ट कर रहे थे, तो दे अप्रिशिएट देयर एफर्ट। ओ माय गॉड आंटी जी खूब बढ़िया, 45 का हो जाएगा ए। 46 का, हाउ डस श्यामनाथ रिएक्ट टू हिज मदर्स रिक्वेस्ट टू गो टू हरिद्वार, तो श्यामनाथ कैसा रिएक्ट करता है जब उसकी माँ बोलती है नहीं हरिद्वार जाना है मुझे, ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, श्यामनाथ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्या बोल रही हो माँ। फिर व्हाट डज द साहिब्स एप्रिसिएशन ऑफ विलेज लाइफ रिफ्लेक्ट अबाउट हिज कैरेक्टर, ही वैल्यूज सिंप्लिसिटी, ठीक है। इसका जो बॉस था वो बहुत सिंपल था, सिंप्लिसिटी उसको चाहिए था, बस उतना उतना ज्यादा ताक झाक नहीं, सिंपल ही तो था उसका बॉस, जैसा श्यामनाथ सोच रहा था उसके बॉस के बारे में वैसा वो नहीं था, सिंपल था। 48, हाउ डज द थीम ऑफ क्लास क्लास डिफरेंसेस मैनिफेस्ट इन द स्टोरी, हाउ डज द थीम ऑफ क्लास डिफरेंसेस मैनिफेस्ट इन द स्टोरी थ्रू श्यामनाथ एम्बिशंस, ठीक है। श्यामनाथ एकदम ऊंचा आसमान में जाना चाहता था, लेकिन उसकी मदर थी पुराने पुराने ख्यालात की, तो इसीलिए श्यामनाथ अपनी मम्मी को भी क्लियर क्लियर करना चाहता था। गलत बात है ना। 49, what does the mother's physical appearance at the dinner signifies, her neglect, हर नेग्लेक्ट मतलब उसकी मम्मी को नेग्लेक्ट कर दिया गया, जब जहां पे बॉस आया है तुम्हारे घर में और डिनर विनर चल रहा है तो एक बार भी मम्मी को आने नहीं दे रहा था, मतलब नेग्लेक्ट कर रहा था अपनी मम्मी को, नहीं जाओ तो तुम अलग रहो, तुम अलग बैठो तुम, किस 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 तरीके से अपनी माँ को नेग्लेक्ट कर रहा था वो, ठीक है। फिर 50, हाउ डज द स्टोरी एंड, मतलब ये स्टोरी कैसे एंड होती है, ये स्टोरी विद अ सेंस ऑफ अनरिजॉल्व टेंशन, मतलब ये टेंशन रिजॉल्व नहीं हुआ, श्यामनाथ सुधरा नहीं, श्यामनाथ वैसे का वैसा ही है, श्यामनाथ छुछुंदर था छुछुंदर ही रहेगा, श्यामनाथ छुछुंदर का छुछुंदर ही रहा, लेकिन वो बदला बदला नहीं, ये टेंशन अभी भी बरकरार है, माँ को पूरा जीवन अभी तक वो दुखी दुख है, अभी भी दुखी दुख है, तो ये स्टोरी ऐसे ही खत्म हो गया कि श्यामनाथ बदला नहीं, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ठीक है। 51, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मील सर्व्ड एट द डिनर, वो जो डिनर में मील सर्व किया गया उसका क्या सिग्निफिकेंस था, कि अपना कल्चर को दिखाने के लिए, देखो ये हमारा इंडियन कल्चर है, ये हमारा इंडियन फूड है, खाओ इधर का, वो बॉस को क्या खिलाना चाहते थे, ये हमारा इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन फूड है, खाओ खा के टेस्ट करो। 52, how does Mr. Shamnath attitude towards the Sahib evolve throughout the story, he becomes more respectful, ठीक है, श्यामनाथ और थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो गया, वाह, बॉस को तो सब कुछ पसंद आ रहा है, बॉस को तो मम्मी मम्मी का गाना वाना भी पसंद आ गया, वाह, तो और थोड़ा वो रिस्पेक्टफुल बन गया, ठीक है। फिर हाउ डज द मदर सॉन्ग एट द डिनर रिफ्लेक्ट हर कैरेक्टर, जब मम्मी ने सॉन्ग गाया, जब मम्मी ने सॉन्ग गाया तो उसका कैरेक्टर को कैसे रिफ्लेक्ट किया, इट हाईलाइट्स द ट्रेडिशनल वैल्यू, उसके कैरेक्टर को ऐसे रिफ्लेक्ट किया कि वो अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानती है, और सब अप्रिशिएट भी करते हैं, सब पुराने सॉन्ग्स गाने के लिए अप्रिशिएट भी किया उसकी मम्मी को, ठीक है। एक बार लाइट चेकिंग में कर लूंगा इस, अंधेरा हो गया थोड़ा, ठीक है। वेट वेट वेट, चलो आ जाओ, अब ठीक आ रहा है। 54 देखो, 54 देखो, 54 क्या बोला है, हाउ डज द साहिब्स प्रेजेंस इम्पैक्ट द फैमिली वो डायनामिक्स ड्यूरिंग द
डिनर। इट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, इट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। जब 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 साहेब आए, जब साहेब थोड़ा मतलब वो कंफर्टेबल हुए, तो सबको एक कर दिया साहेब ने, ठीक है। 55, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द गेस्ट टू द फूड सर्व्ड इंडिकेट अबाउट द कल्चरल ये बैकग्राउंड, मतलब गेस्ट लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, गेस्ट लोग कैसे करके रिएक्ट कर रहे थे। सो गेस्ट लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, गेस्ट लोग क्या अप्रिशिएट कर रहे थे, वाह वाह बोल रहे थे, ठीक है। 56, हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, ए सबमिसिव एंड ट्रेडिशनल, मतलब ये स्टोरी बता रही है कि वुमेन ट्रेडिशनल थॉट्स वाली ही होती है। आपकी जो मम्मी है, आपकी चाची है, आपकी दादी, सब ट्रेडिशनल थॉट वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कूड़े के तरह जैसे पुराने सामान को हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग भी बाहर निकाल दे, नहीं। 57 देखिए, व्हाट डज द मिस्टर श्यामनाथ विश टू प्रूव टू द साहिब्स ड्यूरिंग द डिनर, मिस्टर श्यामनाथ क्या प्रूव करना चाहता था अपना वो साहिब को, हिज हिज सोशल, हिज सोशल स्टेटस, नहीं, हिज लॉयल्टी होगा यहाँ पे, हिज लॉयल्टी, ये प्रूव करना चाहता था वो कितना लॉयल है और उसको प्रमोशन चाहिए, ठीक है। 58 देखिए, व्हाट इमोशन डज मिस्टर श्यामनाथ एक्सपीरियंस व्हेन ही सीज हिज मदर एस्लीप, जब उसकी जब श्यामनाथ ने देखा उसकी मम्मी सो गई है, तो वो उसने कैसा रिएक्ट किया, उसको बड़ा वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मम्मी को समझाया था लेकिन सो गई, उसको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ उस वक्त में। बी, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर डज द स्टोरी हाईलाइट थ्रू द डिनर, फूड एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब इंडियन कल्चर इसी के लिए तो जाना जाता है कि हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, आइए बैठिए खाइए, भरपूर खाइए, फूड एंड हॉस्पिटलिटी, ठीक है। फिर व्हाट डज द साहिब्स इंटरेस्ट इन द मदर सिंगिंग रिवील अबाउट द कैरेक्टर, ठीक है, साहिब का कैसा कैसा क्या इंटरेस्ट था, मतलब वो एकदम क्यूरियस थे, ठीक है। वो बॉस जो थे वो मदर को इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप गाना गाइए, कि वो क्यूरियस थे कि फोक सॉन्ग कैसे होता है, इंडियन फोक सॉन्ग कैसे होता है, इसीलिए बोले कि आंटी प्लीज एक हो जाए गाना, प्लीज एक गाना हो जाए, ठीक है। फिर 61, हाउ डज द फैमिली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस द इवेंट ऑफ द सोसाइटी, इट एड्स इट एड्स प्लेजर टू इम्प्रेस, 61 का हो जाएगा बी, ठीक है। फिर 62, व्हाट डज द डिनर सेटिंग सिंबलाइज इन द स्टोरी, सिंप्लिसिटी एंड ट्रेडिशंस, मतलब वो जो डिनर था वो ट्रेडिशनल तरीके से ही रखा गया, पुराने जमाने के तरीके से ही रखा गया कि भाई हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हम दिखाएंगे, सीधा सा बात है। फिर 63, हाउ डज द स्टोरी एड्रेस द थीम ऑफ एस्पिरेशन थ्रू मिस्टर श्यामनाथ ड्रीम्स, ठीक है। हाउ डज द साहेब्स वुड डिमांड, ये सब नहीं आएगा। What lesson does Mr. Shamnath learn by the end of the story, मतलब end of the story श्यामनाथ क्या learn किया, कि the need for the self acceptance, कि the need for the self acceptance, कि कभी कभी realization भी करना पड़ता है कि क्या गलती हम लोग कर दिए। 66, what does the relation between Mr. Shamnath and his mother reveal about the generational difference, मतलब मिस्टर मिस्टर श्यामनाथ और मिस्टर उसकी मदर के साथ, मिस्टर श्यामनाथ और उसकी मदर के साथ क्या ऐसा चीज हुआ था, उसके बीच में, उनके बीच में ये टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग था, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। 68 देखिए, व्हाट इम्पैक्ट डज द मदर सिंगिंग हैव ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द डिनर, इट लाइटन्स द मूड, जब उसकी मम्मी ने गाया, जब सामनाथ की मम्मी ने जब गाना गाया, तब कैसा माहौल हो गया, लाइटेंस हो गया, सब सबका मूड अच्छा हो गया, सबका मूड अच्छा हो गया अचानक से, सबका मूड ठीक हो गया अचानक से, ठीक है। 71 देखिए, ये सब जो क्रॉस किया हुआ है वो नहीं करना है, क्रॉस जो किया हुआ नहीं करना है, ठीक है। 71, हाउ डू द कैरेक्टर्स रिएक्ट टू द साहिब्स प्रेजेंस एट द डिनर, मतलब वो जो बॉस आए, तो बॉस आने के बाद कैसा रिएक्शंस रहा सबका, सबको ही इम्प्रेस हो गए, सबको ही जस्ट उसको इम्प्रेस करना चाहते थे, किस तरीके से बॉस को इम्प्रेस करूं और प्रमोशन लूं। श्यामनाथ और उसकी वाइफ इम्प्रेस करना चाहते थे, किस तरीके से बॉस को इम्प्रेस किया जाए और प्रमोशन लो। तो ये 72, 73, 74 ये सब नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही था, इतना ही था, अब नहीं करना है, ठीक है। कितना तक करना है बताइए, कितना तक करना है, बस 71 तक करना है, बात खत्म, 71 तक करना है, बाद बाकी खत्म, और नहीं करना है इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं जिसका नाम है द मैन विद द स्कार, एक ऐसा आदमी
जिसके चेहरे पर बहुत बड़ा घाव था, इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। द मैन विद द स्कार, द मैन विद द स्कार का वन शॉट आप लोगों ने देख लिया ना। वन शॉट नहीं देखा है तो एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा, फिर फालतू का कर रहे हो, टाइम वेस्ट। ठीक है, आइए। सबसे पहला, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द मैन विद द स्कार? तो गौतमेला सिटी, गौतमेला सिटी से रिलेटेड था ना द मैन विद द स्कार। सीधा सा बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गौतमेला सिटी इज करेक्ट। फिर दिया हुआ, इन विच ईयर वाज द मैन विद द स्कार फर्स्ट पब्लिश्ड? कौन सा साल में पब्लिश हुआ था? 1921 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर दिया हुआ नंबर नंबर 3 में कि विलियम सॉमरसेट मॉगम इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी स्टाइल्स? रियलिज्म पर ज्यादा, मतलब रियल स्टोरीज ज्यादा लिखता है, ठीक है, रियल स्टोरीज ज्यादा लिखता है, रियलिज्म पे ज्यादा। अ, ठीक है, तो लिटरेरी स्टाइल बोलेगा ना तो रियलिज्म लिख के आइएगा, ठीक है। फिर what profession does the main character in the story have when the narrator first meet him? मतलब क्या क्या प्रोफेशन था वो, जो जिस आदमी का चेहरे पे जो स्कार था, उसका प्रोफेशन क्या था? लॉटरी का टिकट बेचता था, ए लॉटरी टिकट सेलर, ए लॉटरी टिकट सेलर, ठीक है। द स्कार ऑन द मैंस फेस सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ व्हाट? हिज पास्ट वायलेंस। कुछ कुछ पास्ट में वो किया था, नॉर्मली कुछ पास्ट में वो किया था, इस वजह से उसको स्कार आया था, ठीक है। कुछ पास्ट में ऐसा कुछ किया था उसको, इसीलिए स्कार आया था। फिर बोला है कि द स्टोरी रिफ्लेक्ट मॉगम्स इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? सो द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर 7 में बोला है कि द मैन विद द स्कार बिलोंग्स टू विच कलेक्शन ऑफ मॉगम्स वर्क? द कंप्लीट ऑफ, ये द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो ये जो मॉगम थे ना, विलियम विलियम समरसेट मॉगम, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा इसका आंसर, 7 का हो जाएगा ए, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी। विलियम सॉमरसेट मॉगम जो थे वो अपने शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। फिर व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट्स द जनरल टू रिवील हिज ट्रैजिक पास्ट? हिज इनकाउंटर विद द नरेटर, ठीक है। फिर 9, मॉगम ऑफन drew inspiration from which of the following of the stories? His travels, historical events, personal experience, यहाँ all of this हो जाएगा, all of this। फिर दिया हुआ है कि द फिर दिया हुआ है कि द जनरल डिसीजन टू किल हिज वाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस? आयरनी, ये एक आयरनी का बात है। उसका जो वाइफ वाइफ मर गया ना, वो जो स्कार आदमी का जो वाइफ को किल किल कर दिया, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, आयरनी, ठीक है। फिर हाउ डज द जनरल फील अबाउट द इम्पेंडिंग एग्जीक्यूशंस? इनडिफरेंट हो जाएगा इसका, इनडिफरेंट हो जाएगा, ये सब मत पढ़िए, छोड़िए। फिर बोला गया है कि द वो डायलॉग इन द मैन ऑफ द स्कार प्राइमरली सर्व्स टू डेवलप कैरेक्टर रिलेशनशिप। वो जो बीच बीच में वो डायलॉग्स था, वो क्यों था? वो कैरेक्टर रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, कैरेक्टर रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। कि कोई लॉटरी फॉटरी बेचता था, उसका लॉटरी कोई नहीं खरीदता था, ये सब जो वो डायलॉग्स मारा गया, इसलिए मारा गया कि वो कैरेक्टर का रिलेशनशिप बन पाए, स्टोरी और इंटरेस्टिंग दिखे, ठीक है। इसको मत पढ़िए। 15, Maughams' work often explore the theme of human nature and morality। मतलब विलियम सॉमरसेट मॉगम जो थे वो ह्यूमन ह्यूमन नेचर एंड मॉरलिटी के ऊपर ज्यादा लिखते थे, ठीक है। फिर 16 में दिया हुआ, द फेट ऑफ द जनरल आफ्टर किलिंग ऑफ हिज वाइफ सजेस्ट मॉगम्स कमेंट्री ऑन जस्टिस एंड रिवेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्स एज ए, वो नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड एक्वाटेंस ऑफ द जनरल हो जाएगा इसका, ठीक है। 18 का देखिए, व्हाट इज रिवील्ड अबाउट द जनरल्स पास्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्कीम? मतलब कि जनरल का जो पास्ट के बारे में क्या क्या बोला गया है, कि जनरल के पास्ट के बारे में बोला गया है, वो जो स्कार्ड मैन था उसके पास्ट के बारे में बोला गया है कि वो एक जनरल था, और वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर था, वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर था। तो द ट्रैजिक एंडिंग ऑफ द मैन विद द स्कार अंडरस्कोर विच एस्पेक्ट ऑफ द मॉगम्स लिटरेरी पर्सपेक्टिव? द फ्यूटिलिटी ऑफ, ये वायलेंस, द फ्यूटिलिटी ऑफ वायलेंस, ठीक है। 21 का देखिए, 21 का, व्हाट इज द प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर ऑफ द मैन द नरेटर नोटिसेस फर्स्ट? वो नरेटर जो था वो क्या नोटिस किया था सबसे पहले? पहले स्कार, वो जो चोट का निशान था वो नोटिस किया था पहले पहले, ठीक है।
फिर बोला गया हाउ डज द मैन विद द स्कार मेक ए लिविंग, मतलब वो जो मैन विद द स्कार है वो जीने के लिए क्या करता था, वो कहाँ कमाता था, वो क्या काम करता था, वो लॉटरी लॉटरी टिकट सेल करता था, लॉटरी टिकट सेल करता था। फिर दिया हुआ है व्हाट डज द नरेटर थिंक अबाउट द मैन्स फिजिकल अपीयरेंस, तो वो नरेटर मैन का फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या सोचता था कि ही हैज एन आर्टलेस एक्सप्रेशन। आप स्टोरी स्टोरी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, ही इज एन आर्टलेस एक्सप्रेशन, उसके उसका एक्सप्रेशन बहुत ही अद्भुत था, अद्भुत एक्सप्रेशन था उसका, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अद्भुत था, ऐसा वो नरेटर सोचता था। व्हाट डज द नरेटर मीट एट द बार बिफोर द मैन विद द स्कार अराइव्स, इज जनरल, ठीक है। व्हाट डज द व्हाट डज द मैन विद द स्कार ऑर्डर एट द बार, तो वो जो मैन विद द स्कार जो था वो क्या ऑर्डर किया था, ब्रांडी, ब्रांडी ऑर्डर किया था, उसको जब ऑफर ऑफर किया गया तो वो क्या ऑर्डर किया, ब्रांडी ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे व्हाट वाज द, एक मिनट, व्हाट वाज द मैन विद द स्कार्स फेट व्हेन ही वाज कैप्चर्ड, ही वाज ही वाज सॉर्टेड डाउन, ठीक है। जब ये मैन विद द स्कार को कैप्चर किया गया तो वो उसको बोला गया कि हाँ इसको गोली से उड़ा देंगे, सबको गोली से उड़ाएंगे, सीधा सा बात है। हाउ डज द मैन विद द स्कार फील्स अबाउट impending execution, he accepts calmly, ये यहाँ पे 27 का हो जाएगा बी। फिर 28 का बोला गया व्हाट अनयूजुअल मेथड डिड द कमेंडेड मैन यूज टू पास द टाइम इन जेल, मतलब ये जेल में ये लोग ये टाइम पास करने के लिए क्या कर रहा था, ये पोकर खेल रहा था, जेल में ये लोग टाइम पास करने के लिए पोकर खेल रहा था। फिर बोला गया हाउ डज द जनरल इन चार्ज रिएक्ट टू द एग्जीक्यूशन, जनरल कैसे करके रिएक्ट कर रहा था, ही एक्सप्रेसेस पीटी, ठीक है। फिर 30 व्हाट हैपेंस व्हेन द वुमन अराइव्स टू द एग्जीक्यूशन, जब वो वुमन आई तो क्या हुआ, सी रन्स इनटू द मेंस आर्म, वो दौड़ते दौड़ते गई, बाबू मेरे बाबू, ऐसे ऐसे करके दौड़ते दौड़ते गई, ठीक है। व्हाट डज द मैन विद द स्कार डू, फिर वो मैन विद द स्कार वो वुमन के साथ क्या किया, उसका उसका वो गले में चाकू भोंक दिया, उसका गले में चाकू भोंक दिया, स्टैब्स हर हो जाएगा, स्टैब्स। फिर व्हाट इज द वुमेन्स रिएक्शंस आफ्टर बीइंग स्टैब्ड, वो वुमेन का कैसा रिएक्शंस था, वो अनकॉन्शियस फॉल हो गई, वो सीधा मतलब वो एकदम अनकॉन्शियस फील होने लगी, वो पूरा बेहोश बेहोश होने लगी और मर गई थी, ठीक है। हाउ डज द जनरल अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड टू द मेंस एक्शंस, लास्ट में वो जो जनरल था, पुलिस वो कमिश्नर था, वो कैसा एक्शन किया, वो एडमायर करने लगा, अरे मैं तो इमोशनल हो गया, वो एडमायर करने लगा उसको कि तुम इतना प्यार करते हो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, ही एडमायर्स हिम। व्हाट डज द मैन विद द स्कार से आफ्टर द वुमन इज स्टैब्ड, जब वो वुमन को चाकू भोंका गया तो वो मैन क्या बोला, वो स्कार्ड मैन क्या बोला, वो बोला कि मैंने ये प्यार के लिए किया, मैंने ये प्यार के लिए किया, आई डिड इट फॉर लव, ठीक है। हाउ डज द स्टोरी डिपिक्ट द कंसेप्ट ऑफ लव, वो स्टोरी लव के बारे में क्या बोलता है, लव के बारे में क्या बोलता है स्टोरी, एस ट्रेजिक, एस ये ट्रेजिक एंड वो डिस्ट्रक्टिव, लव क्या है, ट्रेजिक है, डिस्ट्रक्टिव। What is the significance of the man's scar in the story? It represent his past. तो ये जो scarred man था वो उसका past को represent करता था, वो उसके past को represent करता था। अरे आदमी के जो चेहरे पे जो निशान था चोट का वो उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करता था, कि पास्ट में एक अल्कोहल का बोतल फट गया था, बर्स्ट हो गया था और मुंह पे निशान आया। हाउ डज द नरेटर फील अबाउट द स्टोरी ही हियर्स, मूव्ड, वो नरेटर मूव्ड फील कर रहा था कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। फिर ये 38 39 नहीं पढ़ना है। 40 व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का टोन कैसा था, सोम्बर था और रिफ्लेक्टिव था ये स्टोरी का ये टोन, ठीक है। हाउ डू द अदर हाउ डू द अदर प्रिजनर्स रिएक्ट टू द मेंस विद द स्कार, ठीक है। हाउ डू द अदर प्रिजनर्स रिएक्ट टू द मेन विद द स्कार, मतलब ये मैन विद द स्कार से कैसा करके रिएक्ट कर रहे थे सब, सब ये फियर कर रहे थे, सब सब वो डर रहे थे, दे फियर हिम, ठीक है। हु इज द वो नरेटर कंपेनियन वो ड्यूरिंग द बार सीन, ठीक है। वो नरेटर का कंपेनियन कौन था, वो जो नरेटर के सामने जो बैठा हुआ था वो वो कौन था जो पूछ रहा था कि अरे जनरल कैसे हो, वो उसका फ्रेंड था, फ्रेंड, आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
वो नरेटर का कंपेनियन कौन था? फ्रेंड था। 44 में बोला गया है विच डिटेल्स डज द नरेटर नोटिस अबाउट द स्कार, कौन सा डिटेल्स के बारे में कौन सा ऐसा डिटेल्स के बारे में वो उसने नोटिस किया? इट वॉज हील्ड पुअरली, इट वॉज फ्रेश एंड ब्लडी, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो स्कार था वो फ्रेश था, वो ब्लडी था, सीधा सा बात है, फ्रेश था, ब्लडी था। फिर दिया हुआ है व्हाट डज द मैन विद द स्कार डू आफ्टर बीइंग कमेंडेड, जब जब उसको ले लिया गया, अम, जब उसको कैप्चर कर लिया गया, जेल वेल में जब डाल दिया गया, तब वो क्या कर रहा था? मैन विद द स्कार रो रहा था, हंस रहा था, प्रे कर रहा था, या बेग कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रे कर रहा था, ही प्रेस। हाउ डज द वुमन अटेम्प्ट टू इंटरवीन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो वुमन क्या कर रही थी? शी शाउट्स फॉर द गार्ड टू स्टॉप, वो चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, मेरे पति को मत मारो, ऐसे करके साउट कर रही थी। फिर हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी एज फ्लॉड एंड सब्जेक्टिव, ये सब मत पढ़ना, कुछ नहीं आएगा सब। फिर what ultimately happens to the man with the scar at the end of the story? He is executed, ठीक है। मतलब क्या हुआ? उसको मतलब कि कैप्चर कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया उसको। फिर 49, how does the setting contribute to the story mood? It is वो dark and oppressive, it is dark and operative. What key theme is explored through the man's relationship with the woman? वो मैन का जो रिलेशनशिप था वो क्या दर्शाता था? सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कर लिया नॉर्मली, ठीक है, सैक्रिफाइस दर्शाता था। बेचारा वो वुमेन को मरनी वरनी पड़ी वो मैन के चक्कर में, ठीक है। 51, व्हाट इमोशनल रिस्पॉन्स डज द नरेटर हैव टू बी मैन विद द स्कार स्टोरी? एम्पैथी हो जाएगा इसका, एम्पैथी, ठीक है। व्हाट डज द जनरल थिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन? इट इज अ मैटर ऑफ जस्टिस। हाउ डज द मैन विद द स्कार व्यू द वुमेन एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ? वो जो वो जो मैन विद द स्कार था, वो अपनी वुमेन को देख के उसको अपनी वुमेन को देख के स्ट्रेंथ फील हो रहा था, यही तो है मेरी शक्ति, इसको मार देता हूं, ठीक है। व्हाट लीड्स टू द मैन विद द स्कार कन्फ्रंटेशन विद द वुमेन? ए बेट्रेयल, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन विद द स्कार एंड द नरेटर? तो मैन विद द स्कार और वो नरेटर के बीच में क्या रिलेशन था? वो लोग स्ट्रेंजर थे, वो लोग जानते नहीं था आपस में कोई किसी को जानता नहीं था। हाउ डज द मैन विद द स्कार पास्ट अफेक्ट द करंट सिचुएशन? इट हॉन्ट्स हिम, मतलब ये जो मैन विद द स्कार था उसका पास्ट उसको डराता था, उसका पास्ट उसको डराता था। व्हाट इज द जनरल अल्टीमेट डिसीजंस रिगार्डिंग द मैन विद द स्कार टू एग्जीक्यूट हिम? ठीक है, तो मैन विद द स्कार के साथ क्या कर दिया गया? उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, सीधा सा बात है, ठीक है। फिर हाउ डज द एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट द अदर प्रिजनर्स सो दे आर वो टेरिफाइड, ठीक है। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द मैन्स कैरेक्टर इज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस? हिज ब्रेवरी, मतलब वो ब्रेव था, वो जो मैन विद द स्कार था ना वो ब्रेव था, वो डर वर नहीं रहा था। उसको पकड़ लिया गया, वो फांसी पे लगाने वाला था, उसको उसको शॉर्ट करने वाला था, वो एकदम डर नहीं रहा था, वो ब्रेव था पूरा, ठीक है। हाउ इज द थीम ऑफ द लॉयल्टी एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी थ्रू द वुमेन्स एक्शन? लॉयल्टी, लॉयल्टी कैसे 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 पता चला कि ये लोग एक दूसरे के लिए लॉयल है? जब वो वुमेन भागी, मेरे बाबू मेरे बाबू, जब वो वुमेन रो रही थी उसके लिए, स्कार्ड मैन के लिए, ठीक है। फिर what does the man with the scar reflect upon before his execution? His life choices. What role does fate play in the narrative? It is unchangeable. ये सब नहीं आएगा, ये सब फालतू फालतू क्वेश्चन सब बुक से उठाया गया ना, तो थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन सब फालतू फालतू है, ठीक है। देखिए वापस से रिपीट रिपीट होने लगा क्वेश्चन यहाँ पे। हाउ हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर एट द एग्जीक्यूशन? सॉम्बर एंड टेंस। सुनो, आज रात को 11 बजे हम लोग एमसीक्यू का लाइव करने वाले हैं, जहां पे एमसीक्यूज आप लोगों के सामने मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर दे देना। उस लाइव में जरूर आ जाना, आप लोग उस लाइव में आप लोग जरूर आ जाना, ठीक है। इसको तो आप लोग देख ही लो, लेकिन आज रात 11 बजे लाइव में आओगे ना, एक बार बता दो आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी अभी पोयम का भी करने वाले हैं दोस्तों, तो आओगे ना भाई, आना पड़ेगा।
फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कार इन रिलेशन टू द मेंस आइडेंटिटी? इट रिप्रेजेंट हिज पास्ट स्ट्रगल। हाउ डज द वुमेन रिएक्ट आफ्टर द स्टैबलिंग, मतलब कि स्टैबिंग इंसिडेंट है। ये सब नहीं आएगा, छोड़ो, काटो इसको। अच्छा, फिर बोला गया व्हाट व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द मैन विद द स्कार? द मैन विद द स्कार का जो मेन कहानी सब हुआ वो कहाँ हुआ? लोनली बार में हुआ, एक तो बार में हुआ, एक तो बार में ये लोग मिलते थे रोज रोज, ठीक है। व्हाट डज द मैन विद द स्कार एक्सप्रेसेस अबाउट हिज फीलिंग टुवर्ड्स हिज एग्जीक्यूशंस? एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट कर लिया था, मैन विद द स्कार एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा लकी खराब है, मेरा लकी खराब है, ठीक है। 68 मत पढ़ना, 69, 70, 71, 72 ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है। 73, 74 ये सब नहीं आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता है, इसीलिए उसको काटा गया है, ठीक है। आप लोग कुछ बुरा मत मानना, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता है, इसीलिए उसको काटा गया है, या रिपीट हुआ है इसीलिए काट के दिए हैं, ठीक है। फिर 76, व्हाट इमोशंस डज द नरेटर प्राइमरली फील ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन? सैडनेस, वो नरेटर क्या था? सैड था बेटा, सैड। फिर व्हाट मोटिवेट्स द वुमन टू इंटरवेन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन? लव फॉर द मैन, वो जो वुमन थी वो स्कार्ड मैन से बहुत प्यार करती थी, प्रेम करते थे। व्हाट इज द मैन्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज पास्ट लाइफ बिफोर द एग्जीक्यूशन? रिग्रेटफुल, रिग्रेट होता था उसको कि क्यों मैंने अपनी वाइफ को मारा, क्यों मैंने अपनी वाइफ को मारा जब मैं छूट ही गया, जब मैं छूट ही गया, मेरे को तो सॉर्ट नहीं किया वो जेलर, जब मेरे को जेलर ने छोड़ ही दिया तो मैंने अपना वाइफ को क्यों मारा, ठीक है। हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड इन द टर्म्स ऑफ द मैन्स फेट? ही एक्सेप्ट हिज डेथ, ठीक है। फिर ये सब नहीं पढ़ना है आप लोगों को। 80, 81, 82, 83 ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना, 90 भी नहीं पढ़ना है। फिर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड वुमेन इज ट्रू? तो देयर शेयर ए कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, मतलब उसका भी एक अलग ही पास्ट है, वो मैन और वुमेन का भी एक अलग ही पास्ट है, वो कितना प्यार करते थे वो पास्ट ही जाने उसका, वो पास्ट ही जाने। फिर यहाँ पे बोला गया कि नरेटर ये कैसा फील कर रहे थे? नरेटर सैड थे, ही फील सैडनेस, ही फील सैडनेस, ठीक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन सब है, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड है ये सब। सो 93, 94 ये सब क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन सब है, हो गया, बात खत्म। हम लोग कर लिए द मैन विद द स्कार। आइए आप पोयम का करते हैं। जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो जो काटा हुआ है ना, उसको पढ़ने का दरकार नहीं है, उसको उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, आइए लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इसका भी बहुत कम ही एमसीक्यू पढ़ना है, वेट कीजिए। आइए अब पोयम स्टार्ट करते हैं गाइस, काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक बार बताना क्या 11 बजे मैं लाइव लेके आऊं एमसीक्यू, जहां पे एमसीक्यूज आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में पूछूंगा, ठीक है। चलिए ओके, अब आइए, अब हम लोग पोयम में आगे बढ़ते हैं और लाइफ को करते हैं, लाइफ को, ठीक है। चलिए लाइफ का एमसीक्यू। सबसे पहले बोला इन विच ईयर वाज द पोयम लाइफ बाय पुरुषोत्तम लाल फर्स्ट पब्लिश? कौन सा साल में लाइफ को पब्लिश किया गया था? 1950, 1950 हो जाएगा। विच लिटरेरी मूवमेंट इन पुरुषोत्तम लाल ऑफन एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म? तो पुरुषोत्तम लाल जो थे ना वो मॉडर्न मॉडर्न कवि थे, मॉडर्न कवि, ज्यादा पुराने भी कवि नहीं है, मॉडर्न कवि है, ठीक है, तो मॉडर्निज्म हो जाएगा यहाँ पे। What is the central theme explored in life? The complexity of human existence. इस कविता में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेके बात किया गया है, ठीक है। which which poetic from does life predominantly use? Free words, free words का मतलब आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी, राइमिंग वाइमिंग जरूरी नहीं है, राइमिंग जरूरी नहीं है, आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी पोयम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पोयम का राइमिंग होना चाहिए, ठीक है। 6, so the imaginary of a flower in life represent what concept? All of this आंसर हो जाएगा इसका, all of this, ठीक है। In the context of Indian poetry, Lal's work is significant for exploring what aspect? अर्बन एक्सपीरियंसेस हो जाएगा, ठीक है। ये सब बोरिंग बोरिंग चीज है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज तो इसी में आएगा ना, वेट कीजिए। पुरुषोत्तम लाल is known for the contribution to which genre of literature beside poetry? essays हो जाएगा यहाँ पे, essays। फिर 10 का हो जाएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इंक्लूड द पोएम लाइफ? कौन सा फॉलोइंग कलेक्शंस पोएम लाइफ में बोला गया है? द गोल्डन डस्क, ठीक है। सो द पब्लिकेशंस ऑफ लाइफ फॉल्स अंडर विच पीरियड ऑफ लाल्स लिटरेरी करियर? मिड करियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब मत पढ़िए, छोड़िए, यहाँ आइए। विच एलिमेंट ऑफ नेचर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन लाल्स पोएट्री? ये जो पोयम है, ये पोयम में किस कौन सा एलिमेंट का यूज किया गया है? फ्लावर का यूज किया गया है, तो फ्लावर को फ्लोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा का यूज किया गया है इस वाला कविता में, फ्लोरा एलिमेंट का ज्यादा यूज किया गया है। फिर बोला है इन टर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन हिस्ट्री हाउ इज द लाइफ बीन रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स? मिक्स्ड रिव्यूज, कुछ ने अच्छा बोला, कुछ ने खराब बोला, मिक्स्ड रिव्यूज, ठीक है। विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली फीचर्ड इन द पोएम लाइफ? मेटाफोर हो जाएगा इसका आंसर, मेटाफोर। मेटाफोर यूज किया गया है लाइफ का कविता में ना, मेटाफोर बहुत सारा यूज किया गया। मेटाफोर मतलब ऐसा वर्ड्स जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए, सिंबल दिया है ऐसा। पुरुषोत्तम लाल्स बैकग्राउंड एज ए पोएट प्राइमरली सीम्स फ्रॉम विच रीजन्स इन इंडिया? तो नॉर्थ इंडिया से ये अपना पोएम का करियर स्टार्ट किए थे, ठीक है। विच एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज एक्सप्लोर्ड थ्रू द मेटाफोर ऑफ द ब्लड स्पैटर्ड बर्ड? तो ये ब्लड स्पैटर्ड बर्ड का मतलब क्या होता है? पेन एंड सफरिंग। मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, शरीर में बहुत डिप्रेशन हो रहा है, पेन एंड सफरिंग, ठीक है। फिर हाउ डस लाल्स पोएम लाइफ ये कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन पोएट्री? इट चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स। फिर दिया हुआ है द इमेजिनरी ऑफ द फ्लावर्स ऑफ 5 पेटल प्राइमरली सिग्निफाइज द स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स ऑफ द पेटल्स जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ के कितने सारे स्टेजेस है, लाइफ के कितने सारे एस्पेक्ट है, उसके बारे में बात किया गया है। लाइफ के कितने सारे एस्पेक्ट है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी द ड्रूपिंग ट्रेजर का मतलब क्या होता है? लॉस्ट फेथ, ठीक है। तो एक खजाना की तरह होता है, मतलब कि विश्वास जो है एक खजाना की तरह होता है, और आजकल खो गया है वो खजाना, आजकल खो गया, आजकल किसी को विश्वास ना रहा है, लॉस्ट फेथ हो जाएगा। व्हाट डज द ब्लड स्पैटर्ड बर्ड? तो ब्लड स्पैटर्ड बर्ड का मतलब क्या होता है? सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, बहुत सफर कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, अंदर अंदर डिप्रेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं ब्लड स्पैटर्ड बर्ड, ठीक है। फिर 25 द पोयम एक्सप्लोरेशन ऑफ फेथ का मतलब क्या है? ए डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, ए डीप ए डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। विच फिलोसॉफिकल विच फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस डज द पोएम इम्प्लिसिटी रेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ? फिर 27 का क्या हो जाएगा? देखो द लाइन द फिफ्थ लुक wrapped इन द टेरिबल बुक, वो सजेस्ट ए क्रिटिक ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बोला है ना। ये टेरिबल बुक किसके लिए बोला है? गीता के लिए, महाभारत के लिए, या कुरान के लिए, उन सब के लिए बोला है। फिर 28 में बोला है कि द लिम्फ हैंड स्ट्रेचिंग एंडलेसली कैन बी सीन एज ए डिस्पेयर, ठीक है। फिर ये सब आपको नहीं पढ़ना है, 29, 30, 31 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर 32 so the use of natural imaginary throughout the poem suggests a connections between humanity and nature. What philosophical approach does Lal's representations of hope embody? हो जाएगा रोमांटिज्म, ठीक है। फिर 34 what does the poem imply about the human condition? It is filled with suffering, ठीक है। फिर ये जो हम लोगों को बोला गया 35 में कि द टर्म वो टेरिबल मैन वो टेरिबली ट्रैप्ड, इसको आप कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? सोसाइटी इज मॉरल फेलियर, मतलब सोसाइटी को बुद्धि नहीं है, कोई भी पंडित, कोई भी मौलाना कुछ भी बोल देता है, वो लोग मान लेते हैं। अब टेरेबल पीपल है और टेरेबली ट्रैप्ड, आप लोगों को फंसा लेते हैं, आप लोगों को फंसा लेते हैं पंडित लोग, आप लोग फंस जाते हो, तो सोसाइटी इज मॉरल फेलियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम व्हाट डज लाइफ अल्टीमेटली रिप्रेजेंट? लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है? जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, जर्नी। ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ड्रूपिंग ट्रीजर का मतलब क्या होता है? ड्रूपिंग ट्रीजर का मतलब होता है एक ऐसा प्रीसियस और या तो फ्रेजाइल स्टेट, ठीक है।
और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब काट दीजिए। जितना हम पढ़ाए हैं वन शॉट देखो, सबसे पहले तो भैया वन शॉट देखो, जो चीज बोले हैं उसी में से आएगा, उसी में से आएगा। वन शॉट देखना जरूरी है, और ये जितना भी एमसीक्यूज करवा रहा हूं उतना आप करिए, बाकी सब काट दीजिए, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इन ओनली ए लिम्फ हैंड स्ट्रेचेस एंडलेसली, द लिम्फ हैंड सिग्निफाइज वीकनेस एंड डिसअपियर। लिम्फ हैंड का मतलब क्या होता है? लिम्फ हैंड का मतलब वीकनेस एंड डिसअपियर, मतलब मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा में जो आई कैनॉट सी बोला है, तो आई कैनॉट सी का मतलब क्या? अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में मेरा क्या चल रहा है। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो लाइफ का भी हो गया हमारा, अब डाउन एट पूरी करेंगे। आइए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, डाउन एट पूरी। काइंडली आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर तो पक्का से पक्का कर देना, ठीक है। तो अपने लोग ये डाउन एट पूरी स्टार्ट करेंगे, जिसको लिखा गया किसके, जिसको लिखा गया जयंत महापात्रा के द्वारा। तो आइए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, इन विच ईयर डाउन एट पुरी फर्स्ट पब्लिश? 1976 में डाउन एट पुरी पब्लिश हुआ था। फिर बोला है कि डाउन एट पुरी कहाँ का बात है? उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट का बात है, उड़ीसा स्टेट का बात है, ठीक है। फिर विच इंडियन वुड टेम्पल इज रेफरेड टू द डाउन एट पुरी? कौन सा इंडियन टेम्पल के बारे में बात किया गया है? जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। So the poet Jayant Mahapatra is primarily associated with which form of poetry? Modern Indian English poetry. तो ये जो जयंत महापात्रा जी थे, ये मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट थे, ठीक है। फिर दिया हुआ है नंबर 5 में, डाउन एट पुरी एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ रिलीजियस फेथ एंड डेथ। रिलीजियस फेथ एंड डेथ, मतलब ये जो डाउन एट पुरी था वो मृत्यु के बारे में सच्चाई यहाँ पे बताया गया कि मृत्यु तो सबको ही होता है, ठीक है। What does the crow symbolize in the opening line of the poem? ये डेथ। तो ओपनिंग लाइन में जो ये कौवे चहचहा रहे थे, तो कौवे कब कब चहचहाते हैं? जब किसी का डेथ हो जाता है, जब कोई स्कल स्कल मिलता है ना, जब खोपड़ी ओपड़ी मिलता है, तब कौवे चहचहाते रहते हैं, ये काऊ काऊ करते रहते हैं, तो डेथ। तो वो जो कौवा चहचहा रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? किसी का डेथ हो गया। फिर बोला जयंत महापात्रा ऑफन एक्सप्लोर विद द विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स ऑफ द पोएट्री? यहाँ कल्चरल आइडेंटिटी होगा इसका, कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसके बाद ये द पोयम, ये डाउन एट पुरी बिलोंग्स टू विच कलेक्शन ऑफ द जयंत महापात्रा? तो कौन सा कलेक्शन था जयंत महापात्रा का? तो ए रेन ऑफ राइट्स, ये जैसे कि रविंद्रनाथ का कलेक्शन है गीतांजलि, वैसे ही जयंत महापात्रा का भी एक कलेक्शन है ए रेन ऑफ राइट्स, जहां पे बहुत सारा कविता लिखा गया है, बहुत सारा कविता लिखा गया है जयंत महापात्रा के द्वारा, ठीक है। फिर बुलाया गया है कि जयंत महापात्रा वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? तो जयंत महापात्रा को क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब बोलोगे सर पद्मश्री भी तो मिला है, ठीक है, अब बोलोगे ना, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो पहली पहली बार मिला है, पहली पहली ये बार एक कोई पोएट को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। फिर नंबर 10, विच मेजर थीम इज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डाउन एट पुरी? सो द इन, यहाँ पे वो डेथ का बात किया हुआ है, वो डाउन एट पुरी में डेथ का बात किया हुआ है, सीधा सा बात है, डेथ का बात किया हुआ है, ठीक है। विच व्हाट डज द इमेज ऑफ द स्कल इन द होली सैंड सिंबलाइज? तो स्कल इन द होली सैंड का मतलब क्या होता है? डेथ, यहाँ पे डेथ का इंडिकेट किया हुआ है, सीधा सा बात है। इसके बाद द पोयम डाउन एट पुरी कैन बी सीन एज ए क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टम। ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टम, जो पुराने पुराने जमाने में जो पुराने ख्यालात के लोग सब रहते थे, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया हुआ है। पुराने ख्यालात के लोग हुआ करते थे जो वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं देते थे, उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। 14, विच विच पोएटिक टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डाउन एट पुरी? ए सिंबोलिज्म हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद द यूज ऑफ व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन। व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन का मतलब क्या होता है? लॉस एंड सफरिंग, कि कि पहले के जमाने में विधवा लोग अपने पति को खो देती थी, उसके बाद पूरा लाइफ उसको सफर करना पड़ता था, पूरा लाइफ उसको स्ट्रगल करना पड़ता था। यहाँ वही बात किया गया, लॉस एंड सफरिंग। सबसे पहले तो खो दो किसी को, उसके बाद सफर करो, व्हाइट क्लैड विडोड वुमेन को लेके, ठीक है। 16, विच सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस जयंत महापात्रा's वर्क? यहाँ पे हो जाएगा मॉडर्निज्म। फिर व्हाट डज द पोएट्स मदर विश टू बी सीमेंटेड इन पुरी? तो पोएट का जो मदर का विश था वो क्या था? वो एक रिलीजियस,
आस्था के ऊपर डिपेंड है कि जब मैं मरूं तब मेरे को पूड़ी में जलाना। ये क्या आस्था, आस्था पे बात है, अपना अपना आस्था पे बात है, रिलीजियस डिवोशन। ठीक है। फिर व्हाट डज द शिफ्टिंग सैंड सिंबलाइज इन द पोयम? अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ है। फिर जयंत महापात्रा प्राइमरली रोट इन विच लैंग्वेज? तो जयंत महापात्रा कौन से लैंग्वेज में लिखते थे? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे जयंत महापात्रा। फिर 20 विच थीम इज नॉट एक्सपेक्टेड इन विच विच थीम इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन डाउन एट पुरी? कौन सा चीज को वो डाउन एट पुरी में जिक्र नहीं किया गया? ये डेथ के बारे में, लव के बारे में, फेथ के बारे में, या मॉडर्नाइजेशन के बारे में? मॉडर्नाइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। फिर बोला गया कि द एंडलेस क्रो नॉइजेस सिंबलाइज, तो वो जो कौवे चहचहा रहे थे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, डेथ। व्हाट डज द स्कल इन द होली सैंड मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट? पॉवर्टी एंड डेथ। ठीक है, तो स्कल इन द होली सैंड मतलब ये समझे कि एक तो ये इंसान मर गया है और एक उसके रिलेटिव्स के पास उतना पैसा नहीं था कि पूरा शरीर को जला पाए, इसीलिए ये खोपड़ी बच गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? फिर 23, 24, 25 नहीं करना है, छोड़ दो उसको। फिर 26, 26, तो द पोयम रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक बैकड्रॉप ऑफ पुरी एज स्ट्रगलिंग विथ पुरी एंड डिके। The austere eyes of widows signifies, austere eyes मतलब मासूम eyes, a deep sense of resignation and faith, a deep sense of resignation and faith। ठीक है, या होप एंड एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है इसका, होप एंड एक्सपेक्टेशंस भी हो सकता है इसका। ठीक है, 29 का देखिए, 29 का, व्हाट डज द वो सॉलिटरी पायर सिंबलाइजेस इन द पोएम? यस, ये जो वर्ड यूज किया गया वो सॉलिटरी पायर, इसका मतलब क्या है? तो द आइसोलेशन एंड इनवर्टिबिलिटी ऑफ डेथ, कि डेथ के बाद सब कोई शांत हो जाता है, डेथ के बाद सब कोई शांत हो जाता है। फिर द शिफ्टिंग सैंड एट द एंड ऑफ द पोएम सिग्निफाई, शिफ्टिंग सैंड का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग सैंड का वर्ड जो यूज किया उसका मतलब क्या होता है? द अनसर्टेनिटी एंड इम्परमेंस ऑफ लाइफ। ये मत पढ़िए। अच्छा, लेपिडियस सेल का मतलब क्या होता है? लेपिडियस सेल का मतलब होता है जो लोग एकदम कुबड़ा उबड़ा हो जाता ना, एक तो मतलब भिखारी या छोटा जात का लोग जो कुबड़े हो गए थे, तो लेपिडियस सेल अपने लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर 33, तो द विडोज वाइट क्लोथ्स आर द सिंबल ऑफ मोर्निंग एंड रिनंसिएशंस। वो जो मतलब कि विधवा विधवा लोग थे, वो जो सादा साड़ी पहने थे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लाइफ का सारा कलर चला गया, सारा का सारा कलर चला गया, वो लोग गम में है अभी। फिर क्या दिया हुआ? द पोयम टोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सोम्बर एंड रिफ्लेक्टिव। ये पोयम का टोन कैसा था? सोम्बर और रिफ्लेक्टिव, याद रखना, सोम्बर एंड रिफ्लेक्टिव। फिर क्या दिया हुआ देखो, तो द ruined lepidus cells refers to which aspect of the society? इकोनॉमिक डिक्लाइन। ruined lepidus cell का मतलब है इकोनॉमिक डिक्लाइन, कि दुनिया इतना आगे आगे बढ़ चुका है लेकिन ये कास्टिज्म तो अभी भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये छोटा जात का लोग या भिखारी लोग को अभी भी मंदिर में एंट्री नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है ये। ठीक है, सो द इसके बाद दिया हुआ है, सो द ग्रेट टेम्पल इन द पोयम सिंबलाइजेस ए सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस विथ रिलीजियस डिवोशंस। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये सब क्या है, इजी है। फिर द पोयम वो डाउन एट पुरी रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द ये मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी, कि कितना ये सोसाइटी में अभी कितना स्ट्रगल है, ये सोसाइटी में अभी एक मिडिल क्लास इंसान को या पुअर इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये डाउनवर्ड पूरी ये बोलता है। ये सोसाइटी में अभी भी कितना स्ट्रगल है, कितने लोगों को तकलीफ है। 42, so the theme of the death of the poem is primarily reflected through the spiritual longing of the people। अच्छा, स्मोकी ब्लेज का मतलब क्या होता है? स्मोकी ब्लेज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी का डेथ हो गया। ठीक है, स्मोकी ब्लेज का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं तो अपनी मम्मी को अस्थि विसर्जन करने आया था, मैं तो अपनी मम्मी को जलाने आया था यहाँ पे। तो स्मोकी ब्लेज मतलब वो जो स्मोक निकल रहा है, वो जो धुआं निकल रहा है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डेथ, और कुछ नहीं पढ़ना है। 50 तक मत पढ़िएगा, ठीक है? ये सब नहीं आएगा, जो सब नहीं आएगा वो सब हम काट दिए, जो सब नहीं आएगा ना वो सब हम काट दिए, देखिए ना। 50 तक मत पढ़िएगा, 51 से पढ़िएगा फिर।
51 में क्या दिया हुआ है, एंडलेस क्रो नॉइजेस इज ए मेटाफोर फॉर द वो चोटिक क्राइसिस ऑफ सफरिंग एंड डेथ। तो एंडलेस क्रो नॉइजेस का मतलब क्या होता है, वो डेथ डेथ को लेके संबोधित यहाँ पे कर रहा है। स्कल इन द होली सैंड, स्कल इन द होली सैंड क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो डेथ को और फेथ को का ये कोएग्जिस्टेंस को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर टिल्ट्स इट एम्प्टी कंट्री टुवर्ड्स हंगर, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में तो खाने को पैसे नहीं होते, जलाने को पैसे ये कहाँ से होंगे, शायद उसके रिलेटिव्स के पास खोपड़ी जलाने का पैसा नहीं होगा, इसीलिए आधा शरीर जला के गया। इंडिया स्ट्रगल विद द पॉवर्टी एंड फेमाइन। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, रात को 11 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एईसी इंग्लिश का लाइव एमसीक्यू आके पूछूंगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। रात को 11 बजे आप लोग आ जाना, ठीक है। चल, अब क्या करने वाले हैं, आप गीतांजलि करने वाले हैं। गीतांजलि, गीतांजलि मतलब लास्ट पोयम अपना, गीतांजलि लास्ट पोयम है, गीतांजलि अब करने वाले हैं। आइए गीतांजलि को करके हटाते हैं इसको। अच्छा, गीतांजलि का जो भी एमसीक्यूज है ना, उतना उतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें नहीं है, ठीक है। हम आपसे पूछ लेंगे रात को आके, रात को 11 बजे आइएगा, रात को आके पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा वर्चा कर लेते हैं। देखिए नंबर 3 पे आइए डायरेक्ट। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोयम, ए लवर। स्पीकर किसको एड्रेस कर रहा है, अपना लवर को। सो द फ्रेज बिजी बिजी मोमेंट्स ऑफ ए नून टाइड वर्क रेफर्स डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शंस। फिर व्हाट डज द डार्क लोनली डे इन द पोयम रिप्रेजेंट, इमोशनल एम्प्टीनेस। इन द पोयम द डिवाइन फेज रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ गॉड। मतलब कि डिवाइन फेज का मतलब क्या है, डिवाइन फेज का मतलब है कि गॉड को याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर द स्पीकर इनएबिलिटी टू पास द रेनी आवर सिंबलाइजेस द बर्डन ऑफ लोनलीनेस, कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदगी काटूंगा, मैं तो अकेले रह जाऊंगा, इसको मतलब क्या होता है, द बर्डन ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। फिर व्हाट डज द ग्लूम ऑफ द स्काई सिंबलाइजेस इन द पोयम, तो ग्लूम ऑफ द स्काई का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंट अनअटेनेबल टू डिवाइन प्रेजेंस। फिर यहाँ पे बोला गया द रेस्टलेस माइंड इज ए मेटाफोर फॉर द स्पीकर वंडरिंग थॉट। फिर नंबर 10, सो द पोयम रिफ्लेक्ट्स विच फिलोसॉफिकल थीम मोस्ट डीपली, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, मतलब स्पिरिचुअल। लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में वो गॉड वर्ड को याद करने लगे, हे भगवान मेरी लवर को आप ला दो, ठीक है, नॉर्मली। व्हाट डज द स्पीकर सीक्स फ्रॉम द डिवाइन इन द पोयम, डिवाइन ग्रेस, इसका आंसर हो जाएगा डिवाइन ग्रेस। इन द लाइन इफ thou leavest me wholly aside, the speaker expresses fear of spiritual abandonment, ठीक है, आंसर हो जाएगा। So the poem setting of a dark rainy day ये can be interpreted as symbolizing spiritual dissolution, ठीक है। ये देख रहे हो, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो एग्जाम में आने लायक एमसीक्यू है, ठीक है, वो रात को मैं पूछूंगा। इसको पढ़ के आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 19 में पूछा गया द स्पीकर हर्ट्स वंडर्स वेलिंग ड्यू टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रेस्टलनेस, ठीक है। तो रात को आप लोग 11 बजे आओगे ना, आप लोग काइंडली प्लीज कंफर्म कीजिए, लाइक करके कमेंट करके शेयर करके कंफर्म कीजिए, मैं अपने लैंग्वेज में एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर दिया हुआ द लॉन्गिंग फॉर डिवाइन कनेक्शंस इन द पोयम इज डीप एंड एंड्योरिंग। फिर बोला हुआ है कि द डोर इन द पोयम सिंबलाइजेस ए पैसेज बिटवीन द स्पीकर एंड डिवाइन ग्रेस। फिर बोला द एब्सेंस ऑफ द डिवाइन फेथ सिग्निफाइज ए टेस्ट ऑफ फेथ, ठीक है। यहां से यहां से आ जाओ, यहां से, ये सब अनइम्पोर्टेंट है। यहाँ 40 तक एमसीक्यू बहुत अनइम्पोर्टेंट है, ये सब एमसीक्यूज नहीं पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, ये सब एमसीक्यूज नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ अभी। इन विच ईयर वॉज गीतांजलि ओरिजिनली पब्लिश्ड, गीतांजलि कब कब पब्लिश हुआ था बंगाली में, 1910, ये क्वेश्चन पूछता है। तो द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1912। इंग्लिश वर्जन कब यहाँ पे पब्लिश हुआ था, 1912 में पब्लिश हुआ था। हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि फ्रॉम ये बंगाली टू इंग्लिश,
रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ। गीतांजलि को कौन कौन पब्लिश किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। व्हाट वाज द फुल टाइटल ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि का फुल टाइटल क्या था? गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग। इन विच ईयर ये डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 को मिला था नोबेल प्राइज। Which famous poet wrote the introduction of the English version of the Gitanjali? कौन सा फेमस पोएट इंग्लिश वर्जन लिखा था गीतांजलि का? विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द गीतांजलि 17? गीतांजलि 18 का सेंट्रल थीम क्या था? स्पिरिचुअल लॉन्गिंग एंड डिवाइन कनेक्शंस। स्पिरिचुअल लॉन्गिंग एंड हम लोग किस तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और किस तरीके से हम लोग गॉड को याद करते हैं, वो गीतांजलि सिखाता है। गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी पोएम्स इन इंग्लिश? गीतांजलि में कितना सारा पोएम लिखा गया था? 100 पोएम लिखा गया था भैया। द पोएम ऑफ गीतांजलि ये प्राइमरली रिफ्लेक्ट है, तो गीतांजलि का जो पोएम्स है वो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स के ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है। फिर द वर्ड गीतांजलि ट्रांसलेट्स टू सॉन्ग ऑफरिंग। गीतांजलि का मतलब क्या होता है? सॉन्ग ऑफरिंग, ठीक है। विच कंट्री लिटरेरी ट्रेडिशंस हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन गीतांजलि? इंडिया। गीतांजलि वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय विच फेमस पब्लिशिंग हाउस इन इंग्लैंड? गीतांजलि को ये कौन ये पब्लिश किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। इंडिया सोसाइटी ऑफ लंदन ने पब्लिश किया था। आजादी के पहले वाला है ना, इसीलिए इंडिया सोसाइटी ऑफ लंदन लिखा हुआ है। तो द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इंग्लिश वर्जन कौन इंट्रोड्यूस किया था? वो WB ईट्स इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश वर्जन, ठीक है। गीतांजलि रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ विच टू स्पिरिचुअल ट्रेडिशन? हिंदू एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। Which aspect of the Gitanjali made it resonate with readers worldwide? It is a universal spiritual themes. मतलब इस तरीके से गीतांजलि को लिखा गया है कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब कोई उसको मतलब वो सराहेगा, ठीक है। सो द ओरिजिनल ये बंगाली वर्जन ऑफ गीतांजलि कंटेंट हाउ मेनी पोएम? ओरिजिनल जो बंगाली वर्जन है उसमें कितना पोएम है? 157, मतलब 157 पोएम है, 157, ठीक है। बस इतना आप लोग पढ़ के रखिए और बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में कि क्या 11 बजे लाइव लेके आऊं मैं एईसी इंग्लिश का, जहां पे मैं लाइव आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग जवाब दोगे, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। देखिए जरा किस में कितना है दम। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया।